जब से होश संभाला है, भाभी के हाथ का खाना ही याद है मुझे। मैं बहुत छोटा था जब माँ गुजर गई थी। हम दोनों भाइयों की उम्र में बहुत ज्यादा ही अंतर था। बड़े भैया उस समय यही कुछ 19-20 साल के रहे होंगे। पिताजी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भैया की शादी करवा दी। उस जमाने में माता पिता जो कहें वो पत्थर की लकीर बन जाती थी। भैया ने पिताजी का विरोध नहीं किया, चुपचाप शादी के मंडप में बैठ गए। घर में सुहाना भाभी का आगमन हम सभी के लिए जैसे डूबते तिनके का सहारा था। पतली दुबली, सांवला रंग, लंबे लंबे बाल, साधारण नैन नक्श वाली भाभी की उम्र भी कुछ खास ज्यादा नहीं थी। कच्ची उम्र में ब्याह होने के कारण भाभी को गृहस्थी का ज्ञान नाम मात्र का ही था। जब भी भाभी खाना बनाती तो कभी सब्जी जला देती तो कभी रोटी। आए दिन भाभी से रसोई में कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। भाभी को खाना बनाने की सीख पिताजी से मिली थी। शुरू शुरू में भाभी को तो रोटी बनाने तक नहीं आती थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी भाभी से गोल रोटी नहीं बनती थी। तब पिताजी भाभी की रोनी सूरत देखकर कहते, कोई बात नहीं, रोटी तो रोटी होती है, गोल हो या आड़ी तिरछी, पेट भरने से मतलब है। धीरे धीरे गुजरते समय के साथ भाभी के हाथ के खाने की हमें आदत सी पड़ गई थी। इसलिए जब कभी भाभी कुछ समय के लिए मायके चली जाती, हम सभी की तो जान ही निकल जाती। पिताजी ज्यादा देर चूल्हे के आगे नहीं रह सकते थे, उन्हें खांसी आने लगती थी। ऐसे में भाभी की अनुपस्थिति में भैया खाना बनाते और उनके हाथ के खाने की क्या कहने। भगवान ऐसा खाना किसी दुश्मन को भी ना परोसे। भाभी के मायके से लौटने पर ऐसा लगता जैसे घर की अन्नपूर्णा वापस लौट आई हो। फिर तो भगवान से यही प्रार्थना करता कि हे भगवान, भाभी को मायके मत जाने देना। दिन बीतते देर कहाँ लगती है। मैं भी कब बचपन से जवानी की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। स्कूल का अंतिम साल था, पर पढ़ाई के अलावा मेरा मन कहीं और लगता रहता। एक तरह से कह सकते हैं कि मैं एक तरफा प्यार में पड़ गया था। सुंदर कोमल काया की स्वामिनी अनुपा मेरे साथ ही पढ़ती थी। सबसे आगे बेंच पर बैठती और मैं सबसे पीछे। अनुपा जिस दिन स्कूल नहीं आती, उस दिन मेरा मन स्कूल में एक पल के लिए भी नहीं लगता। एक दिन मौका देखकर अकेले में मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। अनुपा, मैं तुझे दिल से चाहता हूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। मेरे दिल का हाल सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो तो रो पड़ी। अनुपा को यूं रोता देख मैं एकदम से डर गया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो रो पड़ी। मैंने तो सिनेमा में देखा था कि अक्सर नायक नायिका से प्यार का इजहार करता है तो नायिका शर्मा जाती है, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। थोड़ी देर रोने के बाद उसने अपने हाथ जोड़ लिए। उस समय मेरी क्या हालत रही होगी, इसका अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी कठिन है। अनुपा ने कहा, मानव, अगर ये किस्सा मेरे पिताजी के कानों तक पहुंच गया तो उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़ाकर घर बैठा देना है। मेरा डॉक्टर बनने का सपना पल भर में मटिया मेट हो जाएगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे भूल जाओ। अपने दिल की बात कहकर अनुपमा वहां से चली गई, पर मैं तो जैसे भोंदू की तरह खड़ा उसे वहां से जाते हुए बस देखता रहा। मेरा प्रेमी मस्तिष्क कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। घर पहुंचा तो गुमसुम देख भाभी मेरे पास आकर गुनगुनाती हुई बोली, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। वैसे भाभी से मैं कुछ छिपाता नहीं था, इसलिए उसके सामने दिल खोल कर रख दिया। मेरा हाल जानने के बाद भाभी बोली, देवर जी, जो आपके साथ हो रहा है वो आम बात है। मेरा मतलब है कि इस उम्र में प्यार होना, आकर्षण होना आम बात है। लेकिन अगर लड़की आपसे दूर रहने की भीख मांग रही है तो आपका पीछे हट जाना ही सही है। स्त्री की भावनाओं का सम्मान करने में ही पुरुष का पुरुषोत्तव है, ना कि उसे जबरन प्रेम के लिए मजबूर करने में। भाभी की बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला और उस दिन के बाद से ही धीरे धीरे मैं अनुपा को अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंका और अपनी पढ़ाई में रम गया। मेरा स्कूल खत्म हो चुका था और आगे की पढ़ाई के लिए मैं हॉस्टल चला गया। उस दिन अंतिम साल का पेपर खत्म करके मैं घर पहुंचा। घर में प्रवेश करते ही अजीब सा महसूस हुआ। पूरे घर में लोगों की भीड़ जमा थी। आंगन में भैया का शव देखा। एकाएक अपने आप पर मेरा नियंत्रण छूट गया। मैं दहाड़े मारकर रोने लगा। मुझे रोता हुआ देखकर भाभी, जो सुध-बुध खोकर चुपचाप पत्थर की तरह एक कोने में बैठी हुई थी,
अचानक से रो पड़ी। उनका जोर जोर से रोना और अन्य स्त्रियों द्वारा भाभी के शरीर से सुहाग की निशानी जैसे मंगलसूत्र, चूड़ियां आदि को खींच कर निकालने का दृश्य मेरे कलेजे को अंदर तक चीर रहा था। छोटे गांव और कस्बे की खासियत है कि दुख में पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। जैसे तैसे भैया का अंतिम संस्कार किया गया। घर में नाते रिश्तेदारों की भीड़ अभी भी जमा पड़ी थी। कुछ दिन बाद नाते रिश्तेदार भी छटने लगे, पर बुआ ने अभी भी डेरा जमाया हुआ था। एक रात बुआ पिताजी से बोली, भैया, हंसती मुस्कुराती बहू एकदम से कैसी शांत पड़ गई है। मुझसे तो उसका ये हाल देखा नहीं जाता। छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी बात मानो तो सुहाना का पुनर्विवाह कर दो। पिताजी बोले, गीता, ये क्या कह रही हो तुम? अभी इसके पति की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई होगी और तू बहू के पुनर्विवाह की बात कर रही है। मुझसे कही सो कही, बहू के सामने न कहना। पुनर्विवाह का सुन न जाने किसके दिल पर क्या गुजरेगी। बुआ ने कहा, भैया, गुस्से को एक तरफ रखकर सोचो। मेरी राय में सुहाना का ब्याह उसके देवर से कर देने में परिवार की भलाई है। दोनों भाभी देवर की अच्छी बनती है। और तो और सुहाना को बच्चा भी नहीं है, और क्यों नहीं है इसका कारण भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। आगे आपकी मर्जी। बुआ जी की बातें सुन पिताजी सोच में पड़ चुके थे। हाँ, सुहाना भाभी की गोद शादी के कई बरसों बाद भी खाली थी, जिसका कारण भैया थे, क्योंकि भैया में कमी थी। लंबे समय से इलाज चल रहा था, पर अभी तक खुशखबरी नहीं मिली थी। एक दिन सुबह सुबह पिताजी के कमरे से भाभी की तेज आवाज सुन मैं वहां भाग कर गया, तो देखता हूँ कि भाभी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। पिताजी सिर झुकाए कुर्सी पर बैठे हुए थे, जैसे कोई अपराधी। नहीं पिताजी, ये सही नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? भाभी की तेज आवाज सुन मैं वहीं दरवाजे की ओट में छिप कर खड़ा हो गया, जहां से कमरे में कोई मुझे देख नहीं सके और दोनों की बातें मैं आसानी से सुन सकूं। बहू, समझने की कोशिश करो। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम्हें इस तरह पीड़ा में देखना मेरे लिए असहनीय हो जाता है। इसलिए इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए ही तुम्हें मानव के साथ परिणय सूत्र में बांधना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, वो असल में मैं कैसे कर सकती हूँ? तभी अचानक से भाभी बेसुध होकर धरातल पर गिर पड़ी। मैं दौड़कर कमरे में घुस गया और भाभी को उठाने की चेष्टा करने लगा। पिताजी भागकर पड़ोस के डॉक्टर को लिवा लाए। भाभी भैया तो हमें छोड़कर चले गए और आप भी अपना ख्याल नहीं रखेंगी। ऐसे में अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबको कौन संभालेगा? ये सारी बातें बोलते हुए मेरी आंखें भीग गई थी। भाभी कुछ नहीं बोली, बस दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, जैसे पिताजी की कही बात के लिए मुझसे नाराज हो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने जो कुछ भी भाभी के स्वास्थ्य के विषय में बताया, वो सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल गई। क्या सच में बहू उम्मीद से है? बोलते हुए पिताजी को डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ पिताजी, डॉक्टर ने तो यही कहा है कि भाभी गर्भ से है। हो सकता है भैया का इलाज सफल हो रहा हो। और क्या मानव, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाभी के माध्यम से भैया की वापसी होने वाली हो। आज भैया होते तो कितने खुश होते। खुशी से याद आया, हमने भाभी को ये खुशी अभी तक बताई ही नहीं। मैं अभी भाभी को बता कर आता हूँ। भाभी ने जैसे ही सुना कि वो माँ बनने वाली है, खुशी के मारे उनकी आंखें छल छला आई। पति को याद कर सिसक उठी। भाभी, बस अब और नहीं रोना, नहीं तो आने वाले मेहमान पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। देवर जी, मैं क्या करूं? जिस खुशखबरी को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, वो मिली भी तो ऐसे समय पर। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि हंसूं या रोऊं। भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती भाभी। जो होना होता है वही होता है। जाने वाले का अफसोस करने से बेहतर है आने वाले के स्वागत की तैयारी की जाए। भाभी की ओर देखते हुए मैं बोला। मेरी बातें सुन भाभी शून्य में निहारती रही। रात्रि में मेरी आंखों से भी नींद न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि कैसा दुर्भाग्य है, होने वाले बच्चे के सिर पर पिता का साया नहीं होगा। इस क्षण मैं भाभी का हाथ थाम लेना चाहता था ताकि बच्चे का पिता बन सकूं। लेकिन अगले ही पल मैंने इस बात को अपने मन से निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि मैं भाभी को बहुत आदर सम्मान की नजर से देखता था। ऐसे में जीवन संगनी के नजरिए से देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। भले ही मैं भाभी का हाथ नहीं थाम सकता था, पर एक पिता की तरह होने वाले बच्चे को प्यार तो दे ही सकता था।
इसलिए मैंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पिता की तरह होने वाले बच्चे की देखभाल करूंगा। भाभी गर्भ से है, ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर कोई यही चर्चा कर रहा था कि सुहाना के गर्भ में उसके पति के अंश ने कदम रखा है। लेकिन भाभी कभी कभी बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती थी। भैया की तस्वीर की ओर घंटों देखती रहती। भाभी का 5वां महीना चल रहा था। उसी समय एक रोज घर पर एक मेहमान ने कदम रखा था। उसका नाम था अनुराग। वो भैया के खास दोस्तों में से एक था। उन दिनों शहर में बड़ी सी फर्म चला रहा था। अनुराग भैया से मैं एक बार मिला था। ऊंचा कद, गोरा रंग, भरा पूरा शरीर, बेहद आकर्षक व्यक्तित्व था। शायद वो भी अपने दोस्त को खोने के नाम की बारिश में भीगने से खुद को नहीं रोक पाए थे। थोड़ी देर औपचारिकता बातचीत के बाद जब वो वापसी के लिए अपनी जगह से उठने लगे तो कुछ क्षण न जाने किन ख्यालों में खो गए। फिर जाते जाते बड़ी आत्मीयता से भाभी की ओर देखकर बोले, सुहाना भाभी, अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक याद करिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अनुराग की बात सुन भाभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया था जिसे समझना कठिन था। भैया को गुजरे 7 महीने बीत चुके थे और भाभी के गर्भ का 8वां माह चल रहा था। ऐसे में भाभी बड़ी अव्यवस्थित सी दिखाई देती। बड़े हुए गर्भ के कारण उन्हें उठने बैठने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। उस शाम बड़ी जोरों की बारिश हो रही थी। बादल, बिजली सभी ने जुगलबंदी कर रखी थी। मौसम अपने भयानक अवतार में नजर आ रहा था। घर से बाहर कदम रखना मतलब प्रकृति से दो चार हाथ करने जैसा था। रात्रि पहर पिताजी खा पीकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। पर मौसम का मिजाज देख मैं भाभी के पास ही रुक गया। भाभी को बचपन से ही बादलों के शोर से बेहद डर लगता था। लेकिन भाभी ने कहा, देवर जी आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए और मेरी चिंता मत करिए। मुझे अब बादलों के शोर की आदत पड़ चुकी है। मुझे अब ये नहीं डराते। भाभी की सुन मैं अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटकर मैं भाभी के बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं क्यों जब भी मैं भाभी की आंखों को पढ़ने की कोशिश करता मुझे कुछ अजीब लगता, जैसे कुछ तो बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। न जाने वो कौन सी बात थी जो भाभी को भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। उधर मैं अपनी सोच में घोड़े दौड़ा ही रहा था कि भाभी दरवाजे पर खड़ी नजर आई। मैं चौंक कर बिस्तर पर ही बैठ गया। देवर जी लगता है समय आ गया है। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है इस तेज बारिश में ही अस्पताल जाना पड़ेगा। दरवाजे के सहारे से खड़ी भाभी कहराती हुई बोली, मगर भाभी मौसम तो बहुत ही ज्यादा खराब है। देवर जी जल्दी कीजिए, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है। कहीं मैं दर्द के मारे मर ना जाऊं। भाभी दर्द से कहराती हुई बोली, भगवान अब तुमने ठान ही ली है कि बच्चा इस बिजली बरसात में इस दुनिया में आए तो यही सही। बोलते हुए मैंने कमर कस ली कि अब चाहे आंधी आए या तूफान, भाभी का बच्चा अस्पताल के बिस्तर पर ही जन्म लेगा। जीप पर भाभी को बिठाकर पड़ोस की काकी को बुला लिया ताकि वो रास्ते में भी भाभी को हिम्मत देती रहे। आखिर मेरे लिए ये सब नया था। कैसे क्या बोलना है इसका भी ज्ञान नहीं था। घंटे भर रास्ते की कठिनाइयों से जूझते हुए हम अस्पताल के द्वार पर पहुंचे। भाभी का बहुत ही बुरा हाल था। वो पसीने से लथपथ, दर्द से बुरी तरह झटपटा रही थी। सुबह के 5 बजे थे। मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी कि तभी नर्स ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। बधाई हो, लड़का हुआ है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने झट से हाथ बढ़ाकर बच्चे को गोद में ले लिया और नर्स के हाथ में एक छोटा सिक्का थमा दिया। वो मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। बच्चा इतना छोटा और इतना कोमल था कि उसे अपनी गोद में थामने में भी मुझे डर लग रहा था कहीं मैं गिरा ना दूं। भाभी ने बच्चे को अभी तक नहीं देखा था। वो अत्यधिक थकान के कारण सो रही थी। ऐसे में मैं मुन्ने को गोद में थामे उनके बिस्तर के पास बैठ गया। मैं मुन्ने को गोद में चिपकाए बैठा हुआ था कि तभी मेरी नजर दरवाजे के बाहर से गुजरते हुए डॉक्टर रॉय पर पड़ी। भैया के मुंह से सुना था कि डॉक्टर रॉय से ही उनका इलाज चल रहा था। मैं उन्हें धन्यवाद देने के इरादे से उनके पीछे हो लिया। डॉक्टर रॉय हमारे दूर के रिश्तेदारों में से थे। ऐसे में भैया के गुजरने के बाद उन्हें नहीं मालूम था कि उनका इलाज सफल रहा। रॉय सर, कैसे हैं आप? देखिए आपकी दवाइयों का चमत्कार है कि सुहाना भाभी माँ बन गई। मैंने मुन्ने का चेहरा दिखाते हुए कहा था कि डॉक्टर रॉय के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए और फिर गहरी सांस लेकर बोले,
मानव, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर बताना मेरा फर्ज है कि तुम्हारी भैया की कमी का इलाज कभी संभव था ही नहीं। अर्थात वो इस जन्म में पिता नहीं बन सकते थे। हाँ, कोई चमत्कार हुआ भी है तो वो मैंने नहीं किया। खैर, जो भी हो, तुम्हें चाचा बनने की बहुत बधाई। डॉक्टर रॉय की बात सुनकर झटका सा लगा। मुश्किल से हाथ आई खुशी पल भर में हाथों से फिसल गई। ऐसा है तो भाभी ने हमें और सबसे बढ़कर भैया को बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं बता नहीं सकता कि उस क्षण मेरे अंदर कैसी हलचल मची हुई थी। एक और गोद में नन्हा बालक था जो बेफिक्र होकर सो रहा था, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, और दूसरी ओर मैं था जिसकी आंखों से नींद चैन उड़ चुका था। अगर ये बच्चा सुरेंद्र भैया का नहीं तो फिर किसका है, और कौन है इसका पिता? मुझे भाभी से बात करनी होगी। अस्पताल में छुट्टी मिल गई थी। भाभी और बच्चा दोनों ठीक ठाक घर आ गए थे। पिताजी पोते को देख फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। भाभी की डिलीवरी की सुन बुआ जी कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। शाम को यूं ही बगीचे में बैठा था कि पिताजी मेरे पास आकर बोले, बरखुरदार, अब तो पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, तब आगे क्या करने का सोचा है? अभी कुछ खास नहीं सोचा, सोच रहा हूँ कोई कारोबार शुरू करूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे इन दिनों मेरी मति काम नहीं कर रही थी, तो पिताजी को क्या जवाब देता। ऐसा करो, शहर जाकर मेरे दोस्त मनोहर से मिलो। उसे कारोबार का अच्छा ज्ञान है, वो तुम्हें सही दिशा दिखा सकता है। पिताजी की सुन मन ही मन मैंने शहर जाने का फैसला कर लिया। वैसे भी घर पर यहाँ मेरा दम घुट रहा था। भाभी के बारे में सोच सोच कर मैं परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ भैया जो इस दुनिया में नहीं थे, उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैंने तत्काल शहर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन शहर जाने से पहले मैं अपने मन में आए प्रश्न का उत्तर चाहता था। मैं भाभी से पूछना चाहता था कि उन्होंने मेरे पिता समान भैया के साथ ऐसा क्यों किया। जिस बच्चे को हम इस घर का चिराग समझ रहे थे, आखिर वो किसका खून है? मुझे शहर जाने से पहले सब कुछ जानना था। मैं भाभी के कमरे में दाखिल हुआ। भाभी, मुन्ना की रगों में किसका खून दौड़ रहा है? क्या वाकई में मुन्ना भैया का अंश है, या आपके पाप की निशानी? मानव, बस करो। भाभी चीख पड़ी, जैसे किसी ने दहकते अंगारे उनकी हथेली पर रख दिए हों। मेरी आंखों में अपने लिए घृणा पलते देख भाभी तड़प उठी थी। भगवान के लिए अब बस कीजिए, मुझ पर इस तरह के संदेह मत कीजिए। मैं आज भी अपने पति को उतना ही प्रेम करती हूँ जितना उनके जीते जी करती थी, और अगर आज वो जीवित होते तो आपको इस तरह मुझ पर उंगली उठाने का मौका कभी नहीं मिलता। मेरा बच्चा मेरा अंश है, उसकी रगों में मेरा खून बह रहा है। और रही बात आपके भैया की, तो वो तो उस फल की तरह थे जिसमें बीज ही नहीं था। वो कभी पिता नहीं बन सकते थे। जो कुछ भी हुआ उनकी मर्जी से हुआ, क्योंकि उनके अनुसार चाहे बीज किसी का हो, जब वो मेरे रक्त से सिंचित होगा तो वो हमारा अंश कहलाएगा। हम दोनों उसके माता पिता होंगे। बस मैं सन रह गया और बोला, मैं नहीं मानता कि कोई पति अपनी पत्नी को सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए किसी पराये मर्द के साथ, छी, सोचकर भी मन मैला होने लगता है। भाभी ने कहा, आप माने या ना माने, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो अनुराग, जिससे आप पूर्व में मिल चुके हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि एक वही है जो मेरी सच्चाई साबित कर सकता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ, और किन हालातों में मैंने अपने आप को किसी पराये मर्द को समर्पित कर दिया। बोलती हुई भाभी फफक फफक कर रो पड़ी और अपने कमरे में चली गई। मैं बेजान सा धम से जमीन पर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भाभी की बात पर विश्वास करना तो चाहता था, पर मेरा पुरुष मन ये मानने को कतई तैयार नहीं था। शहर आए हुए मुझे 5 दिन हो चुके थे। इस दौरान मैं भाभी के बताए हुए पते पर पहुंचा, जहां अनुराग भैया रहते थे। अनुराग का घर बहुत आलीशान था। हर तरफ पैसे की चमक दमक नजर आ रही थी। पर्दे से लेकर फूलदान, मेज, कुर्सी सभी बहुत सुंदर थे। पता नहीं क्यों मुझे बड़ी घबराहट सी होने लगी थी। उस दिन मैं अनुराग भैया से नहीं मिला। मेरा शहर में रुकने का मन नहीं हुआ। मेरा मन कहने लगा, मुझे अनुराग से नहीं, सुहाना भाभी से सच जानना है। अगर लोग अपनों से ज्यादा गैरों पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं ये गलती नहीं करना चाहता था। शाम को मैं घर वापस लौट आया।
पिताजी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वापस आ गया। बुआ जी मुन्ने को लेकर टीका लगवाने गई थी। पिताजी बाजार गए हुए थे। मैंने मौका पाकर भाभी से पूछा, भाभी मैं अनुराग से नहीं मिला, मुझे आपसे सारा सच जानना है। सुहाना भाभी कुछ देर तक शांत रही, फिर बोली, अनुराग पहली नजर में ही मेरे दिल में उतर गया था, क्योंकि उन दिनों सुरेंद्र जी से मेरी बहुत ज्यादा अनबन चल रही थी। पिता न बन पाने का सारा गुस्सा सुरेंद्र जी मुझ पर निकालने लगे थे। छोटी से छोटी बात पर उलझ पड़ना उनकी आदत सी बन गई थी। वो जितना ज्यादा मुझे दुखी करते, मैं उतना ही ज्यादा उनसे दूर होती जा रही थी। ऐसे में अनुराग मेरे करीब होता जा रहा था। एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग रह गई। बोलते हुए सुहाना भाभी अतीत की गलियों में खो जाती है। क्या बात है, आजकल बहुत खुश नजर आती हो। सुरेंद्र कहीं का मुझे कटाक्ष छोड़कर सुन दूसरी सुहाना शादी चुप करने ही का रही, इरादा तो नहीं? लेकिन पत्नी की चुप्पी सुरेंद्र को और भी ज्यादा चुभ रही थी। और फिर अचानक ही सुहाना की बाहें मरोड़ कर दांत पीसते हुए कहता है, मैं भले ही पिता नहीं बन सकता, लेकिन तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। आज छोड़िए, मुझे तकलीफ हो रही है, सुहाना कराती हुई बोली। तो सुरेंद्र ने झटके से हाथ छोड़ दिया। अब पिता नहीं बन सकते, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं भी तो माँ नहीं बन पा रही। जितना दर्द आपको है उतना मुझे भी। फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? सुहाना ऊंची आवाज में बोली, अगर एक स्त्री माँ नहीं बन पाती तो सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए पुरुष दूसरा विवाह करना अपना हक समझता है। दूसरी शादी तो दूर की बात है, मैं तो पराये खून को अपना नाम भी नहीं दे सकती। कितनी बार कहा कि मेरी दूर की बहन बच्चा गोद देने को तैयार है, लेकिन नहीं, आपको तो ये भी गवारा नहीं। हाँ, नहीं लेना गोद मुझे किसी पराये खून को। मेरी मर्जी। सुरेंद्र पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया। इधर सुहाना की आंखें नम हो गई थी। मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था। वो जानती थी कि अनुराग सुरेंद्र का दोस्त है, लेकिन फिर भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी। एक रात अनुराग ने नए साल के अवसर पर अपने घर पार्टी रखी थी। सुरेंद्र और सुहाना भी पार्टी में गए थे। पीते खाते काफी रात हो गई थी। सारे मेहमान जा चुके थे। अनुराग और सुहाना के रिश्ते प्रेम और हमदर्दी के थे। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन कभी अपनी मर्यादा नहीं लांगी। लेकिन पार्टी की रात वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। एक ब्याता के लिए पराये मर्द के बिस्तर तक पहुंचना। छी। सुबह जब सुहाना की नींद खुली तो सुरेंद्र को कुछ कहते सुना। अनुराग यार, तेरी वजह से आज मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। अगर मैं सीधे सीधे सुहाना को ऐसा करने को कहता तो शायद वो कभी नहीं मानती, लेकिन तुम्हारे चक्कर में फंसकर उसने वो किया जो करवाने के लिए मैं उसे कभी राजी नहीं कर सकता था। अनुराग बोला, सुरेंद्र, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए। अब देखना, कुछ ही समय में भाभी कुछ खबर जरूर देगी। बोलते हुए अनुराग की आंखें नम हो गई। सुहाना एक बड़े षड्यंत्र का शिकार हुई थी और उसे उसकी भनक भी नहीं थी। सुहाना का सर चकरा रहा था। वो उन बातों का मतलब समझ नहीं पाई, क्योंकि उसको शरबत के साथ कुछ नशीली दवा दी गई थी। उस रात के बाद अनुराग सुहाना से दोबारा नहीं मिला। सुहाना मिलना चाहती थी, लेकिन अनुराग ने इनकार कर दिया। एक दिन सुरेंद्र की सड़क हादसे में मौत हो गई और उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। सुरेंद्र के जाने के बाद सुहाना को अपना जीवन व्यर्थ सा लगने लगा था। और ऐसे में जब मालूम हुआ कि वो गर्भ से है, तब उसे समझते देर नहीं लगी कि गर्भ में ठहरा बच्चा हो ना हो अनुराग का ही है। कई बार मन किया कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन फिर इस बच्चे के बारे में सोचती, भले ये अनुराग का अंश है, लेकिन इसे मैंने अपने रक्त से सिंचित किया है। कहते हुए भाभी ने गहरी सांस ली। लगता था लंबे अरसे के बाद मन पर रखा कोई बहुत भारी बोझ उतार फेंका हो। भाभी, आपने मुझे बताया भी नहीं, आपने मुझे इतना पराया कैसे कर दिया? हो सकता है कि हम मिलकर कुछ हल निकाल सकते थे। मैं बहुत दया भाव लिए बोला, क्या कहती कि मैं शादीशुदा होकर भी किसी पराये मर्द के प्यार में पड़ गई थी। आखिर गलती तो मेरी ही थी। अगर मैं अंदर से मजबूत होती और अनुराग के इरादे पहचान पाती तो ये सब होता ही नहीं। आप स्वयं को दोषी मानना बंद कीजिए, इससे कुछ बदल तो नहीं जाएगा। वो समय ही ऐसा था जिसके फेर में पड़कर आप परिस्थितियों में फंस गई थी। आपकी जगह कोई और औरत भी होती तो शायद वो भी इस चक्रव्यूह से नहीं बच पाती जो आपके लिए बिछाया गया था। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपको और मुन्ने को अकेला नहीं छोड़ सकता।
सुहाना भाभी बोली, देवर जी मैं आपके लायक नहीं थी, इसलिए मैंने इस शादी का प्रस्ताव पहले ही ठुकरा दिया था। मैंने कहा, अपने लिए ना सही, मुन्ने के लिए इस शादी को अपनी स्वीकृति दे दो। आप ही सोचो, कल को मैं किसी और से शादी करता हूँ, तो बाद में आपका और मुन्ने का ध्यान कौन रखेगा? मैंने पिताजी से और बुआ से बात की। मैं सुहाना भाभी और बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। मैंने सुहाना भाभी को बहुत समझाया, तब जाकर वो इस शादी के लिए तैयार हुई। 2 साल बाद एक चिट्ठी आई। भेजने वाले का नाम अनुराग लिखा था। उसने सुहाना से माफी मांगी और कहा था कि मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा था। लेकिन सुरेंद्र के कहने पर जो पाप मैंने किया था, उसने मुझे खुद की नजरों में गिरा दिया। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, इसलिए मैं विदेश जाकर सेटल हो गया हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी अपने जीवन में खुश होंगी। मैंने वो चिट्ठी पढ़ी और उसे फाड़कर फेंक दी, क्योंकि आज सुहाना मेरे और मेरे 2 बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। मैं नहीं चाहता था कि सुहाना अपने अतीत को याद करे और दुखी हो, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।